हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कियो चौहान। यहाँ हम लोग कर रहे हैं दृष्टि आईएएस की जो है क्विक बुक। उसमें चल रहा है हमारा भारत एवं विश्व का भूगोल, जिसमें अभी फ़िलहाल हम भारत का भूगोल कर रहे हैं और ख़त्म ही होने वाला है। चैप्टर नंबर 16 पे पहुँच चुके हैं, जो कि आपदा प्रबंधन है, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आज ये पार्ट 2 लास्ट पार्ट, ठीक है, 16 का। तो गाइस, यहाँ पे आप व्हाट्सएप नंबर भी देख सकते हैं मेरा। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो गाइस, हम लोग जो कर रहे थे वो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 16, तो जो कि है आपदा प्रबंधन यानी कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस बुक की तो गाइस, टेलीग्राम लिंक मेरा आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप घटना चक्र करना चाहते हैं तो भी वो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चलिए, तो गाइस, अगर कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो हम लोग देखिए पार्ट 1 में जितना कर चुके हैं, अभी हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा होगा यहाँ से सूखा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है सूखा, सब जानते हैं। तो इसने कहा यानी कि जल की कमी, ठीक है, जहाँ पे भी होगी। तो इसने कहा क्यों होगी? अपर्याप्त वर्षा है, बहुत ज़्यादा वाष्पीकरण हो जाए अगर, जल स्रोत विशेषता, इसने का जो भूजल है यानी कि भूमि के अंदर जो जल है उसका बहुत ज़्यादा दोहन, यानी कि हम उसको यूज़ कर करके बेकार तरीके से यूज़ कर करके उसको ख़त्म अगर कर देते तो सूखे की प्रॉब्लम जो है हमको फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसने कहा कि लंबी समय अवधि तक इसने कहा कम वर्षा से मौसम विज्ञान संबंधी सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है। मतलब इसने कहा कि मौसम विज्ञान संबंधी सूखे की स्थिति की बात, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर वर्षा कम होने लगे तो, ठीक है। इसने कहा मृदा में नमी की कमी के कारण क्या होता है, फसलें क्या हो जाती हैं, मुरझा जाती हैं। कृषि, इसे हम बोलते हैं कृषि सूखा, ठीक है, यानी इसे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहते हैं। मतलब अगर आपकी मिट्टी में नमी की कमी है और उसकी वजह से फसलें जो है ख़राब हो जाएं या सूख जाएं, मुरझा जाएं, तो कृषि सूखा या फिर भूमि आर्द्रता सूखा बोलेंगे आप इसे। अच्छा, इसने कहा कि कोई एक क्षेत्र है, उसमें कुल बोए गए क्षेत्र का 30% से अधिक क्षेत्र सिंचित है, तो हम उस उस क्षेत्र को क्या है, इसमें वर्गीकृत नहीं करेंगे। किसमें? इसने कहा अगर 30% से ज़्यादा पे सिंचाई ठीक ठाक हो रही है तो आप भूमि आर्द्रता सूखा नहीं कहेंगे उसे। अच्छा, वर्षा के द्वारा जल आपूर्ति के बावजूद भी क्या है, जलाशयों का जलस्तर नीचे गिर जाए तो ये स्थिति क्या है, जल विज्ञान संबंधी सूखा कहलाती है, ठीक है। ये समझ गए, बारिश हो रही है लेकिन क्या है, अगर आपका भूमि जल स्तर जो है आपका नीचे गिरता जा रहा है, ठीक है, मतलब जलाशय का जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है, तो आप इसे बोलेंगे जल विज्ञान संबंधी सूखा, ठीक है। तो हमने कौन कौन सा, एक यहाँ हमने देखा भूमि आर्द्रता सूखा, यहाँ हमने देखा जल विज्ञान संबंधी सूखा, ठीक है। अब इसमें लिखा है, देखिए, इसने कहा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में जल की कमी मिल जाए, अपर्याप्तता मिल जाए, तो उससे उत्पादकता की कमी होती है। बिल्कुल, अगर जल कम है उत्पादकता कम होगी। तनाव की स्थिति, जिससे क्या होगा, जो आपका इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र है वो क्या होने लगेगा, क्षतिग्रस्त होने लगेगा। अब आप इसे क्या बोलेंगे, पारिस्थितिकी सूखा, ठीक है, जिससे आपका पारिस्थितिकी तंत्र जो है आपका उसे क्षति पहुंचने लगे, तो पारिस्थितिकी सूखा। अब इसने कहा भारत के जितने भी भौगोलिक क्षेत्रफल है, जितना भी, उसके 19% भाग और कुल जनसंख्या के 12% भाग तकरीबन हर साल जो है सूखे से प्रभावित होते हैं। मतलब पूरे भारत का 19% क्षेत्र और जनसंख्या में देखा जाए तो 12% जनसंख्या सूखे से हर साल परेशान रहती है। भारत में किसी एक ही वर्ष में किसी क्षेत्र में बाढ़ और किसी क्षेत्र में क्या होता है, सूखे की स्थिति बन सकती है। मतलब इसने कहा कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं पे सूखा, एक ही समय में। इसने कहा भारत में मरुस्थल, वृष्टि छाया क्षेत्र मतलब इस पहाड़ है सपोज, तो यहाँ से आर्द्रता वाली पवनें आ रही हैं इस पहाड़ से टकरा के, यहाँ पे तो वर्षा कर रही हैं, लेकिन इस साइड पे कोई वर्षा नहीं, तो ये वाला साइड वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाते हैं। मानसून पर निर्भरता, उसकी अनिश्चितता, किसकी, मानसून की अनिश्चितता, कभी आ रहा है, देर से आ रहा है, जो भी। अत्यधिक जनसंख्या हो गई, उसकी ज़रूरतों के लिए क्या है, जल का दोहन, ये सारे जो कारक है ना, वो सूखे की स्थिति पैदा करते हैं। अच्छा, अब इसने कहा सूखे की जो बारंबारता, यानी बार बार सूखा पड़ना, तीव्रता है,
कई वर्षों के अध्ययन के पश्चात क्या है, विभिन्न भौगोलिक अध्ययनों में इसे निम्न प्रकार से अब इसका हम वर्गीकरण देख लेंगे। ठीक है, सूखे का मतलब इसने कहा एक तो होता है अत्यधिक सूखा प्रवण क्षेत्र। मतलब इसने कहा अगर हम बात करें राजस्थान में अरावली पर्वतमाला, जैसे सपोज़ कि ये हमारा भारत है ऐसे करके यहाँ पे, तो अरावली कुछ इस तरह से, तो इसने कहा अरावली के पश्चिम की ओर, ठीक है, पश्चिम का साइड कौन सा हो गया गाइस, ये वाला, ठीक है, तो पश्चिम की ओर का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो इसमें आता है अत्यधिक सूखा प्रवण क्षेत्र में। दूसरा जो गुजरात में कच्छ वाला क्षेत्र है ना, वो भी इसमें ही आता है अत्यधिक सूखा प्रवण क्षेत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब आप ऐसे करके भारत बनाते हैं तो जो यहाँ वाला क्षेत्र है वो भी इसी में आता है। अब इसने कहा अत्यधिक सूखा प्रवण क्षेत्र हो गया हमारा, फिर से वही आ गया नहीं, हाँ, तो गैस ये देखिए, ये लिखा है अत्यधिक, ये लिखा है अधिक, यानी कि इससे थोड़ा सा तो कम हो गया। अब इसने कहा जैसे कौन कौन सा एरिया आता है इसमें, तो राजस्थान का पूर्वी भाग आ गया, मध्य प्रदेश का ज़्यादातर हिस्सा इसमें आ जाता है, पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश, फिर वही बात कही इसने कहा जो ये पश्चिमी घाट है यहाँ पे जो पहाड़ ही समझ लिए, पठार है, उसका जो इधर वाला साइड है, ये वाला साइड, ये वृष्टि छाया प्रदेश है। ठीक है, वो महाराष्ट्र का जो पूर्वी भाग हो गया वो हो गया, तेलंगाना का अधिकतर भाग हो गया, कर्नाटका का पठार हो गया, तमिलनाडु का उत्तरी भाग हो गया, झारखंड का दक्षिणी भाग, उड़ीसा का आंतरिक भाग। तो यहाँ पे अधिक सूखा प्रवण क्षेत्र है ये। अच्छा, इसमें आपने क्या देखा, आपने देखा ना ये वाले एरिया ना आपको इधर ही, अगर आप भारत बनाते हैं ऐसे करके, तो कैसे हमेशा मैं भारत नीचे वाला ही पार्ट बनाती हूँ, इतने में काम चल जाता है मैक्सिमम। ठीक है, तो इसने कहा यहाँ वाला एरिया अधिकतर आपने देखा जो अधिक सूखा प्रवण क्षेत्र में आता है। अब देखिए मध्य सूखा प्रवण क्षेत्र में कौन सा आता है, राजस्थान का हिस्सा आ जाएगा उत्तरी वाला, ठीक है, तो हरियाणा का आ जाएगा, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र, गुजरात, कच्छ के अतिरिक्त पूरा गुजरात देख लीजिएगा, महाराष्ट्र है, झारखंड का कुछ भाग आ जाएगा, तमिलनाडु, कोयम्बटूर। अब देखिए इसमें ऊपर का ये सब ऊपर हैं ये वाले सारे क्षेत्र। अब उसमें देखिए एक तमिलनाडु भी आ गया नीचे वाला साइड, उसका जो पठारी भाग है वो कर्नाटका आ गया है, थोड़ा सा साउथ वाला साइड में, ये दोनों आ गए। ठीक है, अब इसने देखिए इसने कहा शेष भारतीय भौगोलिक क्षेत्र या तो कम या फिर नगण्य सूखा प्रभावित है, यानी कि अब बाकी छोड़ दीजिए, तो इसने कहा कि जितना क्षेत्र है वो या तो उसमें कम सूखा मिलेगा या फिर ना के बराबर सूखा मिलेगा। अच्छा, आगे देखते हैं। इसने कहा सूखा अनावृष्टि प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम की बात करेंगे। ठीक है, ये कोई प्रोग्राम की बात हो रही है। ठीक है, इसने कहा सूखे की समस्या को हल करने के लिए क्या होता है कि 1973-74 में ये जो कार्यक्रम है ना उसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो इसमें क्या हम देखेंगे, भूमि सुधार, जल संसाधनों का प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना, उसका संरक्षण करना, मृदा उसकी आर्द्रता का संरक्षण करना, वृक्षारोपण करना, सामाजिक वानिकी पे बल देना, चारागाहों, भेड़ पालन, इन सब का विकास करना। ठीक है, तालाब, नदियों, नहर से जो गाद हो जाती है ना उसको बाहर निकालना। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें ना इस प्रोग्राम में आपको देखने को मिलेगी। तो इसने कहा कि 1995-96 से क्या होता है, जल विभाजक और जल संभर परियोजनाओं का आधार पर चलाया जा रहा है इस कार्यक्रम को। ठीक है, मतलब इसने कहा कि इस कार्यक्रम को 1995-6 से क्या करा जा रहा है, जल विभाजन जल संभर परियोजना के आधार पर चलाया जा रहा है। अच्छा, दूसरा मरुस्थल विकास कार्यक्रम। ठीक है, देखिए मरुस्थल के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए क्या होता है कि 1977-78 में क्या आता है, DDP यानी कि मरुभूमि विकास कार्यक्रम जो है स्टार्ट किया गया। ठीक है, क्या करने के लिए, जो मरुस्थल का नकारात्मक प्रभाव है उसको कम करने के लिए। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या होता है, जो उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र है उसके विकास पर खर्चा करा गया। क्या है, धनराशि केंद्र और जो है राज्य सरकार में बांट दी गई। मतलब इसने कहा केंद्र सरकार देगी 75% और राज्य सरकार देगी 25%। वहीं अगर हम बात करें शीत मरुस्थल के विकास पे खर्च होने वाली जो धनराशि है वो पूरी की पूरी यानी कि 100% कौन देगी, केंद्र सरकार देगी। अब शीत मरुस्थल आपको जैसे कि लद्दाख में मिल जाएगा गाइस, लद्दाख जाते हैं वहाँ पे आपको पेड़ पौधे को कुछ नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ बर्फ सूखा मिलेगा बिल्कुल। अब इसने कहा मरुस्थलों के प्रसार यानी कि जो मरुस्थल है ना अपनी जगह, सपोज कि इतना मरुस्थल है, अब धीरे धीरे क्या है ना मरुस्थल भी बढ़ता जाता है। कैसे बढ़ता है ये हम आगे कभी आएगा तो पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसने कहा मरुस्थल के प्रसार को रोकने मरुस्थलीय इलाकों की जो उत्पादकता है उसमें वृद्धि करना, मतलब इस कार्यक्रम में है। ठीक है, दूसरा इसने कहा कि जो कृषक है ना यानी किसान है उसको सहायता उपलब्ध कराकर क्या है, इसने कहा शुष्क भूमि कृषि
को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है, यानी कि ऐसी कृषि को प्रोत्साहित करना है जिसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, मतलब शुष्क भूमि पे हो जाए, जिसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा नमी ना हो या पानी की ज़रूरत कम पड़े। अगर शुष्क भूमि कृषि जो है सिंचाई के बिना क्या होता है, कृषि करने की क्या एक तकनीक है, मतलब आप सिंचाई नहीं भी करेंगे या कम पानी से करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो ये उन क्षेत्रों के लिए उपयोगी होती है जहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है। तो इसके अंतर्गत इसने कहा कि जो उपलब्ध सीमित नमी को संचित करके बिना सिंचाई के ही मतलब इसने कहा कि मतलब कम पानी में ही, मतलब इसने कहा कि आप सिंचाई का काम कर सकते हैं। ये भी इसी प्रोग्राम में प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग कर उसका जो है जनसाधारण को लाभ पहुँचाना। इसने कहा जो भी आपके प्राकृतिक संसाधन है उसका तमीज़ से तरीके से आप सही तरीके से यूज़ करें। लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर जीवन स्तर को उठाना, मतलब इसी प्रोग्राम में है कि लोगों को रोजगार देना। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे, सूखा हमने पढ़ लिया, हम बात करेंगे चक्रवात यानी कि साइक्लोन की। तो इसने कहा कि देखिए चक्रवात में क्या होता है, जो चक्रवात स्टार्ट है ये चक्रवात है, ठीक है। तो हमने कहा कि जो इसका बिल्कुल सेंटर होता है ना गाइस, यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ होता है निम्न वायु दाब यानी कि लो प्रेशर होता है, ठीक है, बस इतनी बात समझिए। तो देखिए चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, मतलब जो केंद्र में हमने कहा निम्न वायुदाब होता है, इसके चारों तरफ क्या होता है, बहुत ज़्यादा वायुदाब होता है, यानी कि उच्च वायुदाब होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि हवाएं जो होती है ना, हम जानते हैं कि हाई प्रेशर से यानी उच्च वायुदाब से किस तरफ चलती हैं, लो प्रेशर की तरफ चलती है, यानी कि निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। यानी उच्च वायुदाब से हवाएं कहाँ की ओर चलती हैं, इधर निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं, ये बोला सर। अब इसने लिखा है कि जो चक्रवात है ना वो निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, जिसके चारों तरफ क्या होता है अवस्थित उच्च वायुदाब से क्या होता है, निम्न वायुदाब केंद्र की ओर अत्यधिक तीव्र चक्रीय गति से हवाएं प्रवाहित होती हैं। चक्रवात के कारण क्या है, बड़े पैमाने पर जनधन की हानि होती है। मतलब इसने ये बोला कि जब मैंने सपोज ये चक्रवात बनाया, मतलब इसने ये कहा कि इस चक्रवात में क्या होता है कि जो सेंटर है उसमें होता है लो प्रेशर यानी कि निम्न वायुदाब, और बाहर की तरफ होता है हाई प्रेशर। तो हवाएं कैसे चलती है गाइस, अंदर की तरफ ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ इस तरह से चलती हुई जाती है, ये चक्रवात है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्रभावित क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय की भारत में ना बीच से ऐसे कर्क रेखा जाती है, इधर ही नहीं जाती, मतलब मैंने एक बीच में कर्क रेखा बना दी, अब बिल्कुल सही नहीं बनाई है मैंने, लेकिन बता दिया आपको। तो इसके नीचे वाला जो क्षेत्र होता है ना भारत का, ये वाला एरिया, तो ये है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और जो इस कर्क रेखा से ऊपर वाला होता है वो है उपोष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय। चलिए छोड़िए, हमें उससे कोई अभी काम नहीं, हमें देखना है नीचे वाला, कर्क रेखा से नीचे वाले क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की बात करेंगे। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का इस कहाँ आएगा, जब कर्क रेखा से नीचे की बात करेंगे, यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पे है क्या है, अरब सागर। तो गाइस देखिए, या तो यहाँ बंगाल की खाड़ी में जाएगा या फिर अरब सागर में आएगा। मैक्सिमम जो है आपका बंगाल की खाड़ी में ही आते थे, अब लेकिन हम देख रहे हैं पता नहीं क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग, अरब सागर में भी चक्रवात आ रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है आपके कहाँ थे, बंगाल की खाड़ी में आते हैं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है क्योंकि कर्क रेखा से नीचे वाले सारे। अच्छा, अब इसने कहा उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री जो है आपका दक्षिण के मध्य होता है। अब देखिए कर्क रेखा कितने में होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे होती है। तो देखिए इसने कहा पृथ्वी बना दी, ये बना दिया 0 डिग्री, 23.5 डिग्री पे आपकी कर्क रेखा बना दी, और इसने कहा 30 डिग्री तक जो है आपका 30 डिग्री और कर दो, तो यहाँ 30 डिग्री नॉर्थ और इसने कहा 30 डिग्री साउथ है जो ये अक्षांश है। तो यहाँ पे आपका जो चक्रवात आता है वो उष्णकटिबंधीय होता है। अब गाइस मैंने यहाँ पे ना ये वाली साइड बहुत, यहाँ पे चक्रवात की बात हम नहीं करेंगे, भारत हमारा यहाँ कहीं है, हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देशांतर की भी बात होती है, खाली अक्षांशों की बात नहीं होती। चलिए इतने में हम नहीं जाएंगे अभी। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है 30 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री जो है दक्षिण की तरफ अक्षांशों के मध्य आता है, और इसने कहा भारत के जो प्रायद्वीपीय भाग है इन अक्षांशों के अंतर्गत है, मतलब इसने कहा जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है वो इन्हीं अक्षांशों के मध्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है भूमध्य रेखीय 5 डिग्री उत्तर से जो है 5 डिग्री दक्षिण को छोड़ दो, मतलब इसने कहा कि अगर हम चक्रवात की बात करें तो ये भूमध्य, ये है 0 डिग्री,
अब इसने कहा यहाँ पे लिख दो 5 डिग्री नॉर्थ है, ये आपका 5 डिग्री साउथ है, और यहाँ पे आप लिख दो ऊपर 30 डिग्री और यहाँ लिख दो 30 डिग्री। मतलब इसने कहा कि अब चक्रवात कहाँ आ रहा है। तो देखिए चक्रवात कहाँ है, चक्रवात 5 से 30 डिग्री ऊपर की तरफ नॉर्थ में आ रहा है और 5 से डिग्री, मतलब इसने कहा ये वाला साइड बस छोड़ दो आप, बीच वाला, ठीक है, ये वाला साइड आप छोड़ दो, इतने में नहीं आ रहा है, ठीक है। भारत की अवस्थिति हिंद महासागर में प्रायद्वीपीय है। हिंद महासागर में क्या है, प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीप के तीनों और महासागर है, ठीक है। भारत के तीनों और देखेंगे अगर आप नीचे की तरफ, आपको क्या दिखेगा, अरब सागर, हिंद महासागर और यहाँ बंगाल की खाड़ी, जिसमें क्या है पूर्व और पश्चिम में क्रमशः बंगाल की खाड़ी है और क्या है, अरब सागर है। और इससे क्या होता है, इन महासागरीय क्षेत्रों में क्या होता है, विकसित होने वाले किसी भी चक्रवात का प्रभाव जो है भारत के तटीय क्षेत्र में पड़ता है। इसने कहा यानी कि बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में कोई भी चक्रवात आता है तो इससे जो इसका प्रभाव है भारत के तटीय क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। अब इसने कहा अत्यधिक लंबी तटरेखा, भारत की जो तटरेखा है वो लंबी है, उसके कारण क्या होता है, भारत जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात से काफ़ी हद तक क्या है, सुभेद यानी कि प्रभावित होता है। अच्छा, अतीत में कई भयंकर चक्रवातों से क्या होता है, भारतीय जो तट इलाके हैं उसमें जनधन की हानि हुई है काफ़ी। जैसे आप सुनामी मान लो, तो गई सुनामी में तो लहरें आई थी, लेकिन चक्रवात तो आते होते हैं, तो गई उसमें क्या है, लहरें चक्रवात एक ही बात है। तो गई यहाँ पे उस वक्त क्या हो, जनधन की, जन मतलब लोग भी मरते हैं, धन यानी कि बहुत सारी इमारतें टूटती हैं, पेड़ पौधे, ये वो, धन वन मतलब हानि होती है। चक्रवातों की दिशा के अध्ययन से पाया जाता है कि लगभग समस्त यानी कि जितने भी पूर्वी और पश्चिम, पूर्वी अर्थात क्या है इसमें, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का अत्यधिक तटीय भाग चक्रवात से सर्वाधिक सुभेद्य है, जबकि पश्चिमी तट में अगर हम देखें गुजरात का अधिकतर तटीय भाग, गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरल के जो तटीय हिस्से हैं वो सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। मतलब इसने सारी कहानी पढ़ दी। इसने कहा पूर्वी साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे उड़ीसा, फिर यहाँ पे है आपका मतलब वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु प्रभावित है। पश्चिम साइड पे जाएंगे तो यहाँ पे गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटका और क्या है, केरल प्रभावित है, मतलब हर जगह प्रभावित है। अब इसने कहा कि मानसून के दौरान चक्रवात जो है 10 डिग्री से लेकर 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश में क्या होता है, विकसित होता है, जो सामान्यतः तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट क्षेत्र और केरल के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करता है। इसने कहा जब मानसून आता है भारत में, यानी जून जुलाई अगस्त वाला टाइम जो होता है, उसमें जो है आपका जो चक्रवात आता है वो 10 डिग्री से लेकर 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश में रहता है। तो यहाँ पे आपको भारत के कौन कौन से जो है आपको वो मिल जाएंगे राज्य, यहाँ पे केरल मिल जाएगा, तमिलनाडु के ऊपर आपको आंध्र प्रदेश मिल जाएगा। तो ये जो एरिया है थोड़ा प्रभावित हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में कब, जब मानसून की बात होगी, मानसून आएगा। अब इसका बंगाल की खाड़ी में पैदा होने वाले अत्यधिक चक्रवात जो है अक्टूबर नवंबर माह में जो है 16 से लेकर 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य आते हैं, अर्थात जो है चक्रवात आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट, उड़ीसा और क्या है वेस्ट बंगाल को प्रभावित करते हैं। मतलब जब मानसून आ रहा है गाइस, यानी कि आपका जून जुलाई अगस्त की बात कर लेते हैं, ठीक है। तब इसने कहा कि कौन कौन सा एरिया जो है प्रभावित हो रहा था। इसने कहा जो एरिया प्रभावित हो रहा था वो था आपका ये केरल वाला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का साउथ वाला साइड, साउथ, ठीक है, यानी कि दक्षिणी साइड। लेकिन इसने कहा जब हम अक्टूबर नवंबर की बात करते हैं तो भैया कौन कौन सा एरिया जो है प्रभावित हो रहा है। तो हमारे देखो इसने क्या बोला, इसने बोला कहाँ गया, हाँ, आंध्र प्रदेश का नॉर्थ वाला साइड एक, उससे ऊपर होता है उड़ीसा, उससे ऊपर होता है वेस्ट बंगाल। मतलब अब यहाँ समझिए इसने क्या बोला। इसने कहा कि जून जुलाई अगस्त सितंबर में ये वाला एरिया, अक्टूबर नवंबर में ये वाला एरिया जो है प्रभावित होता है चक्रवात से। सामान्यतः बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर में जो चक्रवातीय स्थिति है वो काफ़ी कम है। इसने कहा बंगाल की खाड़ी में चक्रवात ज़्यादा आता है, अरब सागर में कम आता है, ये बोला से। अब इसने कहा बादल प्रस्फोटन यानी कि क्लाउड बर्स्ट, यानी कि जो बादल फट जाते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, ये सब पहाड़ों पे ही होता है, ठीक है। अब वो उसकी बात भी कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे लिखा है किसी क्षेत्र विशेष में कुछ किलोमीटर के दायरे में अचानक से या आक्रामक रूप से क्या होता है, हुई मूसलाधार वर्षा, बहुत तेज़ी से वर्षा को हम क्या बोलते हैं, बादल फटना। बादल फटना मतलब जो बादल है वो फट नहीं जाता गाइस, वहाँ पे बहुत तेज़ी से वर्षा आती है, मतलब बहुत तेज़ी से, जहाँ पे भी इतने वो वाले बादल होते बहुत तेज़ी से एकदम से पानी गिरा देते, और इसे हम बोलते हैं बादल का मतलब क्लाउड बर्स्ट यानी बादल प्रस्फुटन बोलते हैं। ये बारिश कुछ समय के लिए होती है, लेकिन क्या होती है जो क्षेत्र होता है ना वहाँ पे क्या हो जाता है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब बादल प्रस्फुटन में क्या इसने कहा सामान्यतः वर्षा की मात्रा जो है आपकी कितनी है, 100 मिलीमीटर प्रति घंटा या इससे अधिक है, ठीक है। इसने कहा बादल
मतलब ये क्लाउड बस्ट की जो घटना है वो सामान्यतः क्या है, तड़ित झंझा से संबंधित है। मतलब यहाँ पे थंडरस्टॉर्म बहुत तेज़ी से मतलब कड़कता हुआ टाइप है ना, जैसे होता है वैसे होता है क्लाउड बस्ट। इसने कहा ये जो है घटनाएं सामान्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। बिल्कुल, भारत के प्रमुख पर्वतीय राज्य जैसे कि कहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ये जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, आपका उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। मतलब जब आप ऐसे करके भारत बनाते हैं ना, ऐसे करके, तो देखिए यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला एरिया मिल जाएगा, फिर यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश है, यहाँ उत्तराखंड मिल जाएगा, फिर सिक्किम मिल जाएगा, फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे ये सब आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सब पहाड़ है। मजबूत मानसून की दशाओं में मैदानी क्षेत्रों में भी बादल क्या होता है, प्रस्फुटन की घटनाएं जो हो जाती है। इसने कहा कभी कभार हो जाती होंगी मैदानी क्षेत्रों में, नहीं तो नहीं ही होती। वहाँ क्या है, जल भराव या बाढ़ की स्थिति बन जाती है। अब जब मानव जनित आपदाओं की बात, अभी हम प्राकृतिक आपदाओं की बात कर रहे थे, भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, सूखा, और ये क्या जो ये क्लाउड बस्ट अभी हमने पढ़ा, चक्रवात पढ़ा, ये सब प्राकृतिक आपदाएं थी। अब भैया मानव के द्वारा भी कुछ आपदाएं होती हैं, देखिए क्या होती हैं। तो इसने कहा मानव द्वारा जो है आर्थिक सामरिक विकास के लिए, मतलब देखिए मानव जो चेंजेस लाता है ना, वो या तो पैसे के लिए ला रहा होगा, समाज की स्थिति सुधारने के लिए ला रहा होगा, इसलिए बदलाव ला रहा है। तो क्या हो रहा है, आर्थिक सामरिक विकास हेतु किए गए प्रयासों के दौरान पैदा हुआ खतरनाक प्रभाव जिसमें मानव का हस्तक्षेप हो, उसे मानव जनित आपदाएं कहते हैं। मतलब अपने किसी फ़ायदे के लिए, लाभ के लिए जो है ये चेंजेस लाता है प्रकृति में, अगर तो उसकी वजह से कुछ आपदाएं आ सकती हैं, उसे मानव जनित आपदाएं कहते हैं। ऊर्जा प्राप्ति, बीमारियों के उन्मूलन में संवेदनशील तत्वों के साथ अनुसंधान, ठीक है, सामरिक सुरक्षा के लिए हथियार का निर्माण करना, उसका परीक्षण करना। तो इन सब के कारण क्या होता है कि कुछ दुष्प्रभाव होते हैं जो मानव जनित आपदाओं का रूप ले लेते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, जन की भी हानि, धन की भी हानि, पर्यावरण की भी हानि होती है भैया, ठीक है। तो मतलब इसने कहा कि हम कुछ एक्सपेरिमेंट करने की वजह से क्या करते हैं, अपना सब कुछ बर्बाद करने में लगे रहते हैं, ठीक है। आते हैं आगे। अब इसने कहा कि क्या होता है कि 1986 में क्या होता है, कहाँ पे मानव के द्वारा जो है आपदा आई। तो 1986 में क्या होता है, जो यूक्रेन आप लोग सुन ही रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है कि एक परमाणु दुर्घटना होती है। कहाँ, चेर्नोबिल करके एक जगह, वहाँ पे चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना हुई, ठीक है। वैसे ही जापान में हुई 2011 में। कहाँ पे हुई, फुकुशिमा करके एक जगह, फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना हुई, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र में क्या होता है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्या होता है, निष्कासन होने लगता है, ठीक है। मतलब जहाँ पे हुई है वहाँ पे रेडियो एक्टिव जो पदार्थ है ना वो निकलने लगते हैं। अब ये क्या है, बेहद खतरनाक होते हैं, मानवीय आपदा माना जाता है ये, ठीक। अब इसके अलावा क्या भारत में भी ऐसा हुआ है। तो भोपाल में क्या होता है कि 1984 में क्या, यूनियन कार्बाइड कीटनाशक विनिर्माण संयंत्र से क्या होता है, बृहद मात्रा में, देखिए तो गाइस इंपॉर्टेंट है भारत वाला। तो भारत के ही 3 ही हैं, 3 ही का नाम आप पढ़ेंगे, इस चौथे का नाम आप नहीं पढ़ेंगे। तो देखिए आप सोचो कि बहुत सारे हो सकते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, 1 2 फिर ये हो गया अपना भारत वाला तीसरा, इतना ही पढ़ना है आपको, ठीक है। तो इससे ज़्यादा है भी नहीं। ये मैं नए बच्चों के लिए बता रही हूँ, जिन्हें लगता है यार पता नहीं क्या क्या होगा, कितना याद करें, तो बहुत लोग ऐसे पढ़ते हुए आगे चले जाते हैं। 3 रट लीजिए। अब इसका भारत वाला जो है भोपाल में होता है, 1984 में होता है कि तो संयंत्र होता है क्या, यूनियन कार्बाइड कीटनाशक विनिर्माण संयंत्र, यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे जो गैस, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, कहाँ पे हो रहा है, कब हो रहा है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसने कहा कि कौन सी गैस निकल रही है, तो गाइस ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गैस तो बार बार पूछी जाती है। तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकलती है, ठीक है। अब इससे क्या है कि खाड़ी युद्ध, हाँ चलिए ये हो गया एक आपका। अब यहाँ पे क्या हुआ, खाड़ी युद्ध के दौरान क्या, कुवैत में तेल के कुओं में आग लग गई। यदि विश्व की प्रमुख मानव जनित आपदाएं, ये सारी क्या है, मानव जनित आपदाएं। तो ये खाड़ी युद्ध वाला तो
कभी कभार पता नहीं, लेकिन हाँ ऊपर के 3 तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। तो इसने कहा इसके अतिरिक्त कि तेल रसायनों का समुद्री सतह पर फैलाव, ये भी आपदा है। देखिए क्या होता है, एक टैंकर है, मतलब शिप से हम तेल का टैंकर ले जा रहे हैं, गलती से वो फट जाए, शिप डूब जाए, तो ये तेल क्या होता है समुद्र की सतह पर फैल जाता है। बांध का टूटना, ये भी मानव जनित आपदा है। बांध तो आप ही बना रहे हैं, हम और आप जैसे लोग बना रहे हैं, तो वो टूट सकता है, तो ये हमारी वजह से बांध बना है हमारी तरफ। युद्ध हो जाना, ये भी आतंकवादी हमले होना। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन को मानव जनित आपदा में शामिल किया गया है, यानी तो ये तो बहुत ही बड़ी आपदा है जो कि भविष्य में पता चलेगी हम लोग को। इसी का आपदाओं से बचाव और प्रबंधन के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, यानी इसने कहा कि आपदाओं से बचाव के लिए क्या कर रहा है देश या पूरी दुनिया क्या कर रही है, तो कुछ तो कर ही रही है, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास कुछ हो ही रहे होंगे, देखते। तो इसने लिखा है कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा, उसके द्वारा क्या होता है कि 1990 का दशक का मतलब हो गया 1990 से सन 2000 तक के बीच का टाइम, ये 10 साल। तो इस समय क्या होता है, प्राकृतिक आपदा क्या है, न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया। मतलब किसे, 1990 से 2000 वाला, मतलब यानी कि 1990 के दशक को हमने क्या बोला, अंतर्राष्ट्रीय दशक बोला, प्राकृतिक आपदाओं के न्यूनीकरण के लिए, कम करने के लिए, ठीक है। अब इसी का 1994 में क्या हुआ, यहाँ लिखा है कि योकोहामा कहाँ पे है, जापान में। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपदा न्यूनीकरण हेतु पहला विश्व सम्मेलन घोषित किए गए अंतर्राष्ट्रीय दशक, यानी कि 1990 से लेकर 1999 की मध्य दशकीय समीक्षा हुई। मतलब ये इसकी बातें कहाँ पे क्या बात हो रही है, जो है पहला विश्व सम्मेलन हो रहा है ये। और जो ये क्या होता है कि जो आपदा ये जो न्यूनीकरण के लिए बात हो रही है, तो योकोहामा जापान कहाँ, 1994 में हो रहा है, ठीक है। अब इसने कहा कि इसे बोल दिया योकोहामा रणनीति हो गई, ठीक है। तो ये आपदा प्रबंधन के लिए योकोहामा रणनीति आई तब आई, ठीक है। अब इसने कहा 1999 में क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र का आपदा न्यूनीकरण पर क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय रणनीति और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के अंतर्गत संबंधित कार्यालय का गठन होता है। यानी कि इसने कहा 1999 में क्या होता है, UNISDR और ये संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के अंतर्गत संबंधित जो कार्यालय है उसका क्या होता है, गठन होता है। अब 2002 में क्या होता है, यहाँ ये होता है जोहान्सबर्ग, कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप में है, सबसे नीचे साउथ अफ्रीका, वहाँ पे है जोहान्सबर्ग, ठीक है। तो 2002 में क्या होता है, जोहान्सबर्ग में क्या है, सतत विकास सम्मेलन में आपदा न्यूनीकरण, क्या क्या बात हो रही है, जो सतत विकास सम्मेलन और आपदा न्यूनीकरण की बात, प्रबंधन और शमन हेतु क्या है, चर्चा की गई। लक्ष्य और हर एक ये जो मीटिंग्स होती है उसमें लक्ष्य होते हैं कि हमारा जो टारगेट है कि इतने साल में ये कर देना, तो यही है आपदा न्यूनीकरण, उसके प्रबंधन शमन पे बात हुई और लक्ष्य निर्धारित किया गया। जोहान्सबर्ग कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका, वहाँ पे कब हुआ, 2002 में। अच्छा 2005 में क्या होता है, जापान के कोबे ह्यूगो में आपदा न्यूनीकरण पे दूसरा विश्व सम्मेलन होता है। 2005 से 2015 के दशक के लिए क्या है, ह्यूगो रणनीति फ्रेमवर्क आता है, ठीक है। तो बहुत अलग अलग नाम है गाइस। अच्छा 2012 में देखिए इंपॉर्टेंट है, रियो ब्राज़ील में क्या होता है, सतत विकास पर सम्मेलन होता है। 2012 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तक में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मुझे यही लगी। 2012 में क्या होता है, इसे हम बोलते हैं रियो +20 भी बोलते हैं, क्योंकि जो इसमें पहली समिट होती है वो 1992 में होती है। तो 1992 से अगर आप 2012 तक जाएंगे ना तो 20 साल हो जाते हैं, ठीक है। और ये भी रियो में होती है, रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील में होती है, ये भी रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील में हो रही है, तो इसीलिए इसको बोल देते हैं हम रियो +20, क्योंकि 20 साल हो गए इसलिए। तो देखिए 2012 में रियो ब्राज़ील में क्या होता है, आपका सतत विकास पर सम्मेलन हुआ, इसे हम रियो +20 कह सकते हैं। उसमें आपदा प्रबंधन से संबंधित जो है रणनीति पर विचार किया गया। 2012 की बात हो गई। 2015 में क्या होता है, जापान में ही क्या होता है, ये आपदा न्यूनीकरण के लिए तीसरा विश्व सम्मेलन हुआ। 2015 से 30 के लिए क्या होता है, एक फ्रेमवर्क अपनाया गया जिसका नाम है सेंडाई फ्रेमवर्क। क्यों, क्योंकि ये हुआ कहाँ था सम्मेलन, सेंडाई जापान में। अच्छा अब इसने कहा प्रत्येक वर्ष जो है 13 अक्टूबर को आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात, 13 अक्टूबर आपदा न्यूनीकरण दिवस, जिसकी शुरुआत किसने करी, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा होती है। कब होती है, 1989 में होती है, ठीक है। आगे बढ़ते, संयुक्त राष्ट्र सासाकावा अवार्ड, प्रत्येक वर्ष ऐसे व्यक्ति और क्या, मतलब इसने कहा कि एक अवार्ड है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र सासाकावा अवार्ड। तो ये प्रत्येक व्यक्ति या फिर ऐसे व्यक्ति को या फिर संस्था को दिया जाता है जो आपदा न्यूनीकरण से संबंधित कुछ काम करे, ठीक है। तो इस पुरस्कार की जो स्थापना है कब, 1986 में निप्पॉन फाउंडेशन के संस्थापक और जो अध्यक्ष हैं यानी कि रियो इची सासाकावा के द्वारा हुई,
तो ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये आपदा न्यूनीकरण के बारे में बात हो रही है। अब इसने कहा आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन के राष्ट्रीय प्रयास। अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय देखे यानी कि विश्व में क्या हुआ, अब हम देखेंगे भारत में क्या हुआ इसके लिए। तो देखिए 2001 तक क्या होता है कि आपदा का न्यूनीकरण और उसके प्रबंधन का दायित्व किस पे था, कृषि मंत्रालय पे था। ठीक है, 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का गठन होता है और क्या है, कार्यकारी आदेश से किया गया इसको। ठीक है, अब इसने कहा कि 2005 में क्या होता है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया। तो गाइस अभी देखिए एक प्राधिकरण बना जो 2005 में बना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है, उसके बाद 2005 में ही एक अधिनियम आया, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक विधिक निकाय बना दिया गया। यानी इसने कहा 2005 में जो अधिनियम आया उसने क्या करा कि जो प्राधिकरण है ना ये वाला, उसको क्या बना दिया, एक विधिक निकाय। ठीक है, और इसे जो है आपका राष्ट्रीय, राज्य और जिला तीनों स्तर पर गठित किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को इसने कहा राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर गठित किया गया। अब इसने कहा जो ये प्राधिकरण है ना वो गृह मंत्रालय की देखरेख में 9 सदस्यीय प्राधिकरण है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, प्रधानमंत्री। तो आपदा प्रबंधन की अगर हमने पहले बात करी थी तो किस मंत्रालय की बात करी थी, तो कृषि मंत्रालय 2001 तक। अभी 2005 से क्या कहानी बढ़ी, तो ये आ गया गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, अध्यक्षता कौन कर रहा है इस प्राधिकरण की, तो वो कर रहा है आपका, कर रहे हैं प्रधानमंत्री। अब एक ये हो गया राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। वहीं दूसरा इसने कहा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, तो ये भी बहुसदस्यीय है और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है गाइस, मुख्यमंत्री। अच्छा, तीसरा हो गया जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, तीसरा राष्ट्रीय आपदा, राज्य आपदा, जिला आपदा प्रबंधन। अच्छा, ये इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो गाइस पहले वाले की प्रधानमंत्री, दूसरे वाले की मुख्यमंत्री, तीसरे वाले की जिला मजिस्ट्रेट DM कर रहा है। ठीक है, और इसका उपाध्यक्ष कौन है, तो जिला परिषद का मुख्य होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब समन्वय और अन्य कार्यों के लिए क्या होता है, NDMA। तो भैया NDMA क्या है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA, राज्य मतलब स्टेट और जिला यानी कि DDMA, यानी कि D मतलब डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो इसने कहा कि जो आपका समन्वय और अन्य कार्यों के लिए क्या होता है, जो ये राष्ट्रीय स्तर वाला है यानी कि NDMA है, उसकी सहायता करने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारी समिति है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, गृह सचिव कर रहा है। ये इतना नहीं पूछेगा, टेंशन मत लीजिएगा। हाँ IAS में पूछ सकते हैं लेकिन PCS का ये लेवल नहीं हो सकता। अच्छा, अब इसने कहा कि इसके सदस्यों में क्या है, कृषि, परमाणु ऊर्जा, रक्षा, पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण, वन और क्या है, वित्त यानी कि व्यय, स्वास्थ्य, विद्युत, ग्रामीण विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष आदि मुख्य विभागों के सचिव होते हैं इसमें। ठीक है, अब इसका 2006 में क्या होता है कि ये जो अधिनियम आ रहा है उसके तहत बात हो रही है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत बात हो रही है कि 2006 में क्या होता है कि जो ये राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का गठन होता है। ठीक है, और वर्तमान में क्या है, 12 बटालियनों में को जो है मतलब वर्तमान में इसकी 12 बटालियनों को क्या दे दी गई, मंजूरी दे दी गई है। अच्छा, 12 बटालियन यानी कि भटिंडा पंजाब, गाजियाबाद वाराणसी, बड़ोदरा गुजरात, पुणे महाराष्ट्र, पटना हो गया आपका, गुवाहाटी असम में है आपका, कोलकाता वेस्ट बंगाल, मंडाली जो है उड़ीसा में, आपका गुंटूर आंध्र प्रदेश में है, एराकोंडम जो है तमिलनाडु और ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में ये तैनात है। ठीक है, अब इसने कहा कि 2009 में क्या होता है, जो ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA, उसके द्वारा क्या हुआ कि एक नीति आई जिसका नाम है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति, उसका निर्माण हुआ। ठीक है, अब इसने कहा कि जो आपदा प्रबंधन पर क्या है, राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना 2006 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत हुई। केंद्रीय गृह मंत्री इसके अध्यक्ष हैं और ये संस्थान जो है आपका प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण से संबंधित कार्य करती है और साथ ही क्या है, ये सार्क देश जो है ना, सार्क देश के आपदा प्रबंधन केंद्र के रूप में भी कार्य कर रही है। ठीक है, अब इसने कहा कि 2016 में क्या होता है, आपदा प्रबंधन पे नई राष्ट्रीय नीति लागू हुई। ठीक है, तो ये नीति क्या है आपका, सेंडाई फ्रेमवर्क यानी कि 2015 से लेकर 2030 तक एक
सतत विकास लक्ष्य 2015 से 30, 2 जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता 2015, 3 के प्रावधानों के साथ तालमेल बनाते हुए जन और माल की क्षति को कम करने के साथ, मतलब ये इन तीन जो ये हमने पढ़ा ना, इन तीनों के साथ ये एक तालमेल बना रही है और उसके साथ क्या कर रही है, जन और जान माल की जो हानि, जो क्षति हो रही है उसको कम करने, पर्यावरणीय नुकसान को कम करने और उसकी भरपाई करने पे जोर दे रही है। मतलब सब एक साथ एक जैसा काम करेंगे। अच्छा, अब इसने कहा संबंधित प्रमुख अनुसंधान संस्थान, इंपॉर्टेंट बात आने जा रही है। तो ये देखिए, इसने कहा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ पे है? नई दिल्ली में। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? पुणे में। ठीक है, पुणे का है महाराष्ट्र में। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण का है? कोलकाता। राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान का हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ है आपका गाइस? तेलंगाना में। राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान, ओके ये हो गया। आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान लातूर महाराष्ट्र में। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र का हैदराबाद। फिर है भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र नई दिल्ली में है। भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन आंसर देखते हैं गाइज। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज। मेरे 10K सब्सक्राइबर होने वाले हैं, जिसमें अभी कुछ 100 सब्सक्राइबर बचे हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ गाइज, बस आपसे इतनी विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए। तो पहले ही क्वेश्चन खतरनाक है भैया। तो इसने लिखा है वृष्टि प्रस्फोट, बादल फटने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलो आसानी हो। इसे बादल गरजने, बिजली चमकने के साथ स्थानीय रूप से आई बहुत सारी मूसलाधार वर्षा के रूप में जो है परिभाषित किया गया है। सही बात है। अच्छा, ऐसा अधिकांश पहाड़ी क्षेत्रों में ही होता है। बिल्कुल सही बात है। इसके परिणाम बहुत तीव्र वर्षा होती, मतलब इस परिणाम स्वरूप क्या बहुत तेज़ी से वर्षा होती है। ये भी सही बात है। तीनों ही बातें इसकी सही है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें का वर्ष 1984 में क्या होता है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? हमने कहा ये नाम याद रखेगा, मिथाइल आइसो साइनाइड, यानी कि ये है आंसर आपका। ठीक है, तो ओके, हम बहुत ऊपर चले गए। ऐसे सन 2004 में क्या होता है? सुनामी के द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ? तो गैस सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ ना तट, वो जैसे भारत की, तो ये वाला साइड हुआ। ये है कोरोमंडल तट है, जहाँ पे तमिलनाडु आता है। ठीक है, तो कोरोमंडल तट पे। अब इसने कहा भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। तो गैस ये है हैदराबाद, तेलंगाना में है फिलहाल। पहले क्या था? आंध्र प्रदेश में था, लेकिन अभी तेलंगाना में। ठीक है, अब इसमें भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वो है, अभी हमने पढ़ा, नई दिल्ली में। चलो, छठा क्वेश्चन। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था गैस क्या? मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ। ठीक है, अब इसने कहा कुछ कथन कारण दिए हैं, आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। तो देखिए, इसने कहा हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। बिल्कुल सही बात है। हिमालय में भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड बहुत हो रही है और बढ़ती जा रही है। हाल के वर्षों में हिमालय में जो है बड़े पैमाने पर क्या हो रहा है? खनन कार्य हो रहे हैं। तो ये बात भी सही है। तो जब खनन कार्य होता है, मशीनें चलती हैं ना, जिसकी वजह से क्या होता है? लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो यानी इसने कहा कि कथन तो सही है, कारण भी सही है, और जो कारण है ना, ये कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो आंसर हो गया ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? देखिए, इसने कहा कि बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण। ठीक है, हो सकता है। बंगाल की खाड़ी के पानी में रसायन चक्रवातों के बनने में बकवास कि रसायन चक्रवात बनने में सहायक होते नहीं। अंडमान निकोबार की लंबी द्वीप श्रृंखला चक्रवातों के आरंभ होने के कारण बनती है नहीं। शंक्वाकार होने के कारण बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात उत्तर की ओर, बकवास लिखा है सब। तो ये है बंगाल की खाड़ी गर्म होती है। ये कारण होता है ना। हमने कहा देखिए चक्रवात कैसे उत्पन्न होता है? जब लो प्रेशर होता है। ठीक है, तो केंद्र में लो प्रेशर होता है। अगर जब लो प्रेशर कैसे होता है? सपोज अगर यहाँ पे ना गर्मी बहुत है, मतलब हॉट है ये वाली साइड, तो जब यहाँ पे गर्म है, एरिया गर्म है, तो यहाँ की जो हवा है ना, हवा
वो भी गर्म होती है। और जब हवा गर्म होती है ना तो गैस वो क्या होती है, फैलती है। और जब वो फैलती है ना तो वो इधर उधर चली जाती है या ऊपर चली जाती है, ठीक है, मतलब इस वाले एरिया को छोड़ देती है। तो जब हवा ही नहीं होगी तो यहाँ पे हवा का प्रेशर कितना होगा, तो जब हवा नहीं होगी तो हवा का प्रेशर भी कम हो जाएगा, यानी कि लो प्रेशर। तो गर्मी की वजह से कहानी शुरू हुई है और यहाँ पे प्रेशर हो गया लो, तो केंद्र में होता है लो प्रेशर, बाहर की साइड हो जाएगा हाई प्रेशर। तो ये एक कारण है, हो सकता है, यही कारण है फिलहाल। अब मतलब कारणों में बहुत कारण हो सकते हैं, जिसमें एक ये भी कारण है। अब 9th की बात है, पश्चिमी तट की तुलना में क्या होता है, पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित होता है। मतलब इसने कहा कि पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट पे अधिक चक्रवात आते हैं, सही बात। दूसरा, भारत का पूर्वी तट जो है आपका उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है, ये भी भैया सही बात है। क्योंकि जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं, जब आप ऐसे पृथ्वी बनाते हैं ना, तो कैसे जब आप 0 डिग्री से लेकर अगर आप यहाँ 30 डिग्री, 30 के बाद आता है 60 डिग्री और 60 के बाद आता है 90 डिग्री, तो जो यहाँ पे हवाएं चल रही होती हैं उसको हम व्यापारिक हवा ही बोलते हैं या व्यापारिक पवनें ही बोलते हैं। तो यही वाली बात इसने यहाँ पे कही और सही कही है, ठीक है, यानी कि दोनों सही है, मतलब कथन कारण दोनों सही। बट ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये जो व्यापारिक हवाएं चल रही हैं उसकी वजह से जो पूर्वी तट पे, ये बकवास बात लिखी, मतलब इसने कहा कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है, बी आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। इसने लिखा महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। तो ये बात है हमारी सही। कोयना बांध एक क्या है, पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय होता जा रहा है, ठीक है। तो इसने कहा यहाँ पे बांध है जो कहाँ पे है, पुराना कोई भ्रंश तल था ना उस पर अवस्थित है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो वो जलाशय, यानी कि जब भी आप बांध बनाते पीछे की साइड जलाते होते हैं, उसमें जल स्तर में परिवर्तन के साथ क्या हो रहा है, ये सक्रिय होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे भूकंप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल सही, यानी इसने कहा कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है कथन की बिल्कुल सही व्याख्या करता है कि ये ही कारण है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि इसका आंसर हो गया ए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। तो इसने लिखा है निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। तो देखिए आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, गुजरात। कम करो, कम, इन दोनों में कम। आंध्र प्रदेश से सबसे ज़्यादा उड़ीसा में आती है, तो ये रट लीजिएगा। ये क्वेश्चन आया है यहाँ पे तो एक ही बार लिखे, लेकिन क्वेश्चन आया हुआ और उड़ीसा में सबसे ज़्यादा चक्रवात आते हैं। और देखा चेरनोबिल दुर्घटना किस आपदा से संबंधित है, तो ये है परमाणु आपदा, ठीक है, परमाणु आपदा है। वैसे कहाँ पे हुई थी चेरनोबिल वाली जो घटना है, वो हुई थी कहीं आपकी यूक्रेन में हुई थी, ठीक है, ओके। भारत की निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है, ठीक है। तो देखिए तो इसमें लिखा है उत्तराखंड, कर्नाटका का पठार, कच्छ और हिमाचल प्रदेश। तो उच्च तीव्रता की भूकंप मेखला में देखिएगा इस कौन सा नहीं आ रहा है। देखिए अब हम समझते हैं कि जहाँ भूकंप की बात हो रही है पहाड़ों पे तो आ रहे हैं, देखिए उत्तराखंड पहाड़, हिमाचल प्रदेश पहाड़, उसके अलावा कच्छ कहाँ, गुजरात में है, तो सबसे कम है आपका कर्नाटका में, ठीक है। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है, तो गाइस हमारा आंसर है 4। यानी कि कौन कौन से जोन थे भूकंप के, 2, 3, 4, 5। सबसे ज़्यादा भूकंप से क्षति, उससे कम, सबसे कम क्षति हो रही है भूकंप से, नहीं के बराबर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ लिखा है पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मौसमों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है। बिल्कुल सही बात है, सॉरी, उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ की जो बारंबारता है ना, बाढ़ आने की फ्रीक्वेंसी वो बढ़ती जा रही है, सही बात। गाद के निक्षेप के कारण नदी घाटियों की गहराई में कमी आ रही है, बिल्कुल सही बात। यानी कि नदी है, नदी जो है, नदी का जो सपोज कि ये नदी है, कैसे बनाया जाए, तो गाइस ये नदी है, ठीक है, तो इसने कहा नदी है बहरी, इतना पानी आ सकता है इसमें, लेकिन अब इसमें गाद जमा हो जा रहा है, समझ लो कुछ भी कीचड़ जो भी है, इतना, अब इसमें कितना पानी आएगा, सिर्फ इतना पानी आ पाएगा। तो अब पानी
को धारण करने की जब क्षमता कम हो जाएगी तो पानी यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो जब बाहर निकल जाएगा तो बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाएगी आसपास, ठीक है। तो इसने यही कहा कि जब निक्षेप हो रहा है जिससे नदी की जो गहराई है कम हो रही है, जिसकी वजह से क्या है, बाढ़ आने की जो बारंबारता है वो बढ़ती जा रही है। यानी कि इसने कहा कि कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो ये हो गया आंसर ए। तो गाइस ये है सारे आंसर, आप लोग देख सकते हैं एक बार। और गाइस मैं फिर से यही कहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 100 और सब्सक्राइबर मुझे चाहिए, तो मेरे 10K यानी कि 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी मतलब उसमें हम बात करेंगे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की, ठीक है। ये लास्ट चैप्टर होगा, उसके बाद हम कुछ और स्टार्ट करेंगे। चलिए गाइस यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।